नमस्ते, ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11th के लिए है ये अध्याय नंबर 6 खाना बदोश, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी और इसमें इन्होंने बताया कि एक मजदूर वर्ग जो होता है किस तरह से अपना जीवन है और उसको गुजारा वो करता है, अपना जीवन का गुजर बसर है वो करता है, कितनी मुश्किलों से करता है। और ऐसे में अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो उसकी मुश्किलों को और अधिक बढ़ा देता है तो उसके लिए तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये इसी कहानी का चित्रण है वो इसमें किया गया है। इससे कहानी का अध्ययन करने से पहले कहानी के बारे में हमें विस्तार से पढ़ते हैं। इससे पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 30 जून 1950 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश की जिला मुजफ्फरपुर गांव बरला में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, इनका जन्म 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर गांव है बरला में हुआ था। बरला में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ था। अछूत वाल्मीकि परिवार में इनका जन्म हुआ था। देखिए और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने गांव बरला से, इनकी जो शिक्षा है वो बरला और देहरादून से ली है। देहरादून से इनका जो प्रारंभिक जीवन है, इनका सामाजिक जीवन है, इनका अपना किशोर जीवन है बड़ा ही संघर्ष में रहा है। इनकी देखिए अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरला से और जो बाद की शिक्षा है वो देहरादून से इन्होंने प्राप्त की है। तो और इनका जो बचपन था सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता, समाज से कितनी परेशानी थी और इनके जो घर परिवार था उसमें आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो इनका जो बचपन था वो सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा था। और लेकिन इन्होंने पढ़ाई के दौरान अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट भी झेलने पड़े थे, लेकिन इन्होंने इनकी परवाह नहीं की और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और पढ़ाई के दौरान इनको अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट भी है वो उठाने पड़े थे। वाल्मीकि जी के कुछ समय तक महाराष्ट्र में भी रहे थे और वहां पर इन्होंने दलित लेखकों के संपर्क में आए। दलित लेखक जो होते हैं, दलितों का उद्धार, दलितों के हित के लिए प्रयास करने वाले जो लेखक थे उनके संपर्क में आते हैं। उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाओं का इन्होंने अध्ययन किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम सभी जानते हैं, उन्होंने दलितों के पक्ष में है वो अपने बहुत सारे विचार हैं वो रखे हैं। तो इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किया भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो इन्होंने इनकी रचनाओं का अध्ययन किया, इनसे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। आजकल में देहरादून स्थित आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत सरकार में कार्यरत है, एक अधिकारी के रूप में कार्यरत है, एक अधिकारी के पद पर कार्यरत है वर्तमान समय में। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में, अगर हिंदी साहित्य में हम देखें तो दलित साहित्य जो लिखा गया है उसके विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है। उन्होंने जो अपना लेखन है वो लिखी है, अपनी रचनाएं जो उन्होंने लिखे हैं, साहित्य लेखन जो किया है इसमें उन्होंने जातीय अपमान की जाति के आधार पर है वो भेदभाव किया जाता है और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन है वो इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि समाज में है
रही है। इसके कारण ही इनको वो प्रसिद्धि है वो प्राप्त हुई है। इनके कारण ही इसमें हिंदी साहित्य जगत में इनकी एक पहचान है वो बन पाई है, एक प्रतिष्ठा इनको मिली है अपनी आत्मकथा जूठन के द्वारा। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में 1993 में इनको अंबेडकर पुरस्कार मिला है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है और सन 1995 में परिवेश सम्मान से भी इनको अलंकृत किया गया है। जूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जूठन जो इनकी रचना है, आत्मकथा है, इसको अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार भी मिला है। 2004 में इनको प्रदान किया गया था। जो कब मिला था? 2004 में इन्हें मिला था। इनके अगर और रचनाओं की अगर हम बात कर ली जाए तो सदियों का संताप इनकी रचनाएं। सदियों का संताप, बस रहने दो, बस बहुत हो चुका, सॉरी बस बहुत हो चुका। बस बहुत हो चुका है। ये इनकी कहानी संग्रह है। ये क्या है? कहानी संग्रह। इनकी आत्मकथा के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। जूठन जो इनकी आत्मकथा है, इसके साथ इन्होंने सलाम पुष्पे दिए, इनके कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा जूठन इनकी आत्मकथा रही है। पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है अपनी खाना बदोश से कहानी है, इसमें उन्होंने मजदूरी करके किसी तरह से गुजर बसर कर रहे एक मजदूर की शोषण और यातना को है वो दिखाया है, चित्रित किया है। मजदूर पर यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे, अब एक मजदूर है, अपने मेहनत के अपने बलबूते पर है, ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए अपना गुजर बसर करना चाहता है, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है। तो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि समाज में है दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। तो जो निम्न वर्ग होता है उसका शोषण करने के लिए हर समय उच्च वर्ग है वो आमादा रहता है। तो ऐसा ही वो जो मजदूर है अपना जीवन ईमानदारी के साथ चलाना चाहता है, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है। तो ऐसे में सूबे सिंह जैसा एक समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से नहीं उबर पाए कि वर्तमान समय में भले ही भारत है वो कितने विकास की ओर है अग्रसर हो रहा हो, विकासशील देशों में उनकी गिनती होने लगी हो, लेकिन आज भी समाज में ऐसे मजदूर वर्ग है जो हर समय जातीय उत्पीड़न का शिकार है वो होते रहे। आज भी ऐसा देखने को मिलता है। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने में इनके स्थानीय संवादों का इन्होंने सहारा है वो लिया है। अब देखिए कहानी है उसमें वास्तविकता के हम देखिए वास्तविकता से तभी परिचित हो सकते हैं कि जब उसमें जो संवाद है वो लिए गए हैं, स्थानीय संवाद है उनका बाहुल्य है वो देखने को मिलता है, स्थानीय शब्दों का बाहुल्य है वो देखने को मिलता है। अब मूल पाठ है खाना बदोश, इसका अध्ययन है वो हम करते हैं। हमने इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और जो मूल पाठ है उसका सारांश हमने देखा। अब मूल पाठ है उसकी ओर चलते हैं। सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थी। भट्टे के गलियारे में झरोकेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर चुका था। सुखिया एक मजदूर है, मजदूर का नाम है, मजदूरी करके अपने जीवन में चलाना चाहता है। ईंटों
अपनी मेहनत से, अपनी जो उसकी क्षमता थी ईंटें बनाने की, जो उसकी कार्य कुशलता थी, उसके सहारे उसने हजारों ईंटों का ढेर है वो लगा दिया था। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। अब ईंटों को पकड़ने के लिए बीच बीच में उसमें है वो ईंधन है वो डाल दिया गया था। खाली जगह में उन्होंने कोयला भरा, लकड़ी भरी, बुरादा और गन्ने की जो गन्ने का जो बुरादा होता है उसे भर दिया गया था। अस्कर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी, और जो ठेकेदार था उसने अपनी देख रेख में, निगरानी मतलब तो देख रेख में है वो पूरा जो कच्ची ईंटों को भट्टे में पकाने की जो प्रक्रिया थी उसे अपनी निगरानी में है वो बड़ी ही तहजीब के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ है वो लगवा रहा था। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया था, और ईंटों को पकाने से पहले, उसको आग के हवाले करने से पहले जो ईंट भट्टे का जो मालिक था मुख्तार सिंह, सारी चीजों को बड़ी बारीकी से, बड़ी गौर से है वो देख रहा था और एक एक चीज का मुआयना है वो कर रहा था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था। 24 घंटे की ड्यूटी, कितनी कड़ी ड्यूटी होगी सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। तो 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। मोरियों से मतलब होता है जो ईंटें जमाई गई थी उनके बीच में जो खाली स्थान छोड़ा गया था, जो खाली स्थान था मोरी, जैसे ये अपना एक स्थानीय शब्द ही है, अपने रतनगढ़ साइड इधर जाते हैं तो यहाँ बोला जाता है, जो खाली स्थान होता है उसे बोला जाता है मोरी। तो वो इस मोरियों में से है वो क्या डाल रहे थे, ईंधन डालने का कार्य कर रहे थे। कोयला, बुरादा है वो और गन्ने की बालियां हैं उन्हें डालने का प्रयास कर रहे थे। भट्टे का सबसे खतरनाक काम था मोरी पर काम करना, बहुत ही खतरनाक काम था। अगर ये ईंधन डालते समय अगर एक ईंट भी फिसल जाती है तो व्यक्ति है उसमें दब सकता है, उसके साथ कोई भयानक दुर्घटना घटित हो सकती थी। तो बड़ा ही कठिन कार्य था और खतरनाक भी था, सबसे खतरे वाले काम था। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण है वो बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं करने लगी थी, यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। शायद आपने भी कभी ना कभी जरूर देखा होगा, ईंट भट्टे के पास से कभी ना कभी आप जरूर गुजरे होंगे, कभी यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ऐसी चिमनियां बनी होती है, उसमें से धुआं निकलता हुआ, तो वो ईंट भट्टा ही होता है, ईंट भट्टों को पकाने वाला ही भट्टा होता है। तो आपने जरूर देखा होगा, तो भट्टे की जो चिमनी होती है उसमें से धुआं निकलने लगता है, धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसे दिखाई पड़ता था। हरे भरे खेतों के बीच में से अगर हम इसे देखें इस भट्टे को, तो वो कैसा दिखता था, मटमैला रंग का, न पूरा काला था और न ही पूरा साफ सुथरा था, तो मटमैले रंग का एक जो भट्टा था धब्बे के जैसे दिखाई पड़ता है। मानो और सुखिया महीना भर पहले इस भट्टे पर आए थे। दो मजदूरों के नाम है मानव और सुखिया, एक महीने पहले इस भट्टे पर कार्य करने के लिए आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। दिहाड़ी मजदूर जो बस प्रत्येक दिन में उन्हें है वो रुपया मिल जाए और उसी से अपने जीवन का गुजारा है वो करने लगे, तो दिहाड़ी मजदूर की ताजा दाना और ताजा खाना उसे कहते हैं दिहाड़ी मजदूर की। ऐसा नहीं है कि महीने भर वेट करें उसके बाद में उनके तनख्वाह मिले और उसके सारे अपने परिवार को चलाए, ऐसा नहीं, बल्कि रोज है वो मिल जाए पैसे और उसी के सारे अपने परिवार को पालने वाले दिहाड़ी मजदूर के रूप में आए थे। हफ्ते भर का काम देकर अस्कर ठेकेदार ने सुखिया से कहा कि सांचा ले लो और ईंट पाटने का काम शुरू करो। हफ्ते भर है उन्हें निगरानी में रखा गया, उन्हें काम सिखाया गया। हफ्ते भर बाद में उन्हें काम है वो सौंप दिया गया, ईंटों को पाटने का कार्य उन्हें दे दिया गया। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो, और 1000 ईंट बनाने पर उन्हें मजदूरी है वो फिक्स कर दी गई थी। और भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वही काम करते थे, और भट्टे पर उनके अलावा पहले से ही 30 मजदूर और मौजूद थे जो वो वही काम करते थे। कौन सा काम, ईंटों को पाटने का काम करते थे। 1000 ईंट बना दो और अपनी मजदूरी ले लो। 1000 ईंट से भी अगर कुछ कम रहती है तो मजदूरी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये तानाशाही है वो चलती है इनकी ठेकेदारों की। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। अब ये भट्टे होते हैं वो शहर से दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनसे प्रदूषण भी होता है, धुआं निकलता रहता है, हर समय धुआं निकलता रहता है, तो शहर से दूर बनाए जाते हैं। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी, और अंधेरा इन भट्टों पर गहरा अंधेरा रहता था। उस शहर एक कतार में बनी जो छोटी छोटी झोपड़ियां होती थी, अब देखिए गांव का दृश्य है वो बताया जा रहा है, जहाँ पर कच्चे मकान होते हैं, कच्ची झोपड़ियां जो बनी होती है उनमें डिबियां होती है। देखिए लाइट की व्यवस्था नहीं होती है उनमें, ये जो अपने आती है
तब पा रही थी, इतना अधिक गहरा अंधेरा था। दबे नुमा झोपड़े में झुककर घुसना पड़ता था। दबे नुमा छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी बनाई गई थी कार्यकुशलता से, नहीं, ऐसा छोटी छोटी, तो उन्हें नीचे झुककर घुसना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होती औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। अब देखिए, भट्टे पर न केवल पुरुष कार्य करते थे बल्कि महिलाएं थी, वो भी कार्य करती थी। तो भट्टे से जैसे उन्हें मुक्ति मिलती थी तो अपनी चूल्हा चौका को संभालने में लग जाती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिट-पिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी। देखिए, कहने भर का ये है कि चूल्हा चौका तो बहुत अच्छी किचन हो, रसोई उसमें चूल्हा है, वो पक्का चूल्हा बनाया गया, उसे चूल्हा चौका, लेकिन कहने भर का चूल्हा चौका था मजदूर महिलाओं का। ईंटों को ही जमा कर है वो कच्चा चूल्हा बनाया गया था, और उसमें जो लकड़ियां जल रही थी उनमें से जो आवाज आती है चिट पिट की, तो ऐसा लग रहा था कि मानो उन महिलाओं की जो भविष्य को लेकर जो चिंताएं थी, जो बुरी चिंताएं थी, वो उनकी प्रतिध्वनि है, वो उन्हें जलती हुई लकड़ियों से आने वाली आवाज के रूप में ही वापिस आ रही हो, ऐसा लग रहा था। मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी, बस सुखिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। और जो महिला थी सुखिया की पत्नी के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि मानो वो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से, जो भट्टे की जिंदगी में आए थे, वो भट्टे में कार्य करने के लिए थे, इस जिंदगी से वो तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। और लेकिन सुखिया ने जिद की थी, उसके सामने वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और अपने पति की बात मानते हुए आ जाती है। सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई करने लगता था। दिन भर के थके आ रहे मजदूर अपने कपड़ों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़े के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। शाम होती, अब दिन के अंधेरे में तो ठीक है और डरावनी जगह होती है, लेकिन रात के अंधेरे में जो उनका डर था वो और अधिक दुगना हो जाता है। चारों तरफ ऐसे लगता है कि मानो उनका घर है वो जंगल में बना दिया गया, सारा जंगल उनके दरवाजे पर ही आकर ही खड़ा हो गया, ऐसा लगता था। और सामने जो कच्ची झोपड़ियां थी तो उसमें जहरीले जीव जंतुओं का भय भी बना रहता था, सांप बिच्छू आने का भय हमेशा लगा रहता था। ऐसे माहौल में मानो उनका जी था वो घबराने लगता था, लेकिन करे भी तो क्या करे, न जाने कितनी बार सुखिया ने कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है कि लेकिन करे भी तो क्या करते बेचारे, मजदूर थे, अपने पेट को पालने के लिए कोई तो कार्य करना था, कोई तो व्यवसाय उन्हें ढूंढना ही था, कोई तो मजदूरी का कार्य उन्हें करना ही था। और कितनी बार सुखिया ने कहा था सुखिया से मानो ने कहा था कि देखे, अपने देश की तो सूखी रोटी भी अच्छी होती है, प्रदेश के पकवानों से कहीं अच्छी होती है। अगर प्रदेश में जाकर हमें पकवान भी मिल रहे हैं तो उसके सामने तो अपने देश में आकर छोटा मोटा कार्य कर ले और उसके बदले में उन्हें सूखी रोटी भी मिल रही है तो उन पकवानों की बजाय कहीं अच्छी होती है वो। ऐसा मानो ने अनेक बार है वो सुखिया को कहा था। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन सुखिया जो था वो मानना ही नहीं चाहता था। वो कहता था कि नर्क भरी जिंदगी से अगर निकलना है तो हमें मेहनत करनी होगी, कुछ न कुछ है वो करना होगा। और इसलिए वो मानो की हर बात का एक जवाब देता था। उसके पास बड़े बूढ़े कहा करते कि आदमी की औकात घर के बाहर कदम रखने पे ही पता चलती है, और वो उसके बदले में मानो को क्या कहता था कि आदमी की औकात जब तक वो घर में रहता पता ही नहीं चलता है, घर से बाहर निकलने पर उसे अपनी औकात, अपनी कार्य क्षमता का बोध है वो होता है। घर में तो चूल्हा भी सुरमा बना रहे हो, घर में तो चूल्हा भले कच्चा हो पक्का हो, लेकिन वही सुरमा होता है, वही सभी का पेट भरने वाला होता है। कांधे पर यो लंबा लट धर कर चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सके है। तो कहते हैं कि जो ये कांधे पर लंबा सा लट लेकर चलने वाले जो चौधरी साहब होते हैं, जब ये शहर जाते हैं ना तो शहर में जो सरकारी अफसर होते हैं उनके सामने सीधे भी खड़े नहीं हो सकते। गाँव में है वो अपनी दादागिरी है वो दिखाते हैं। बूढ़ी बकरियों की तरह मिमियाते हैं और गांव में किसी गरीब
थे उन्हें दबा लिया जाता था, आंटी में दबा लिया जाता था। रुपए देकर मानो भी खुश हो गई थी, उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। और रुपए की जब बचत होने लगी थी तो पत्नी थी वो भी खुश होने लगती है कि हाँ अब हमारी जिंदगी है वो जो इस ढर्रे के समान चल रही थी अब उसमें जरूर कुछ बदलाव है वो आएगा। सुखी और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी मानो है वो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था, नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी अपने उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी, मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी जिससे उसकी दिहाड़ी है वो बढ़ गई थी। अब देखिए समय के साथ है जैसे हम अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़ में तो सुधारने वाली बात यहाँ आती है कि जब वो पहले उन्होंने काम शुरू किया था तो कुछ धीमी गति से कार्य होता था, लेकिन जैसे एक महीने भर तक उन्होंने काम कर लिया था तो उनके हाथों में भी वो चतुराई आ जाती है और उस चतुराई के कारण ये वो जल्दी जल्दी उनका काम होने लगा था। जो ठेकेदार था उन्होंने उसके साथ एक लड़के को और लगा दिया था, छोटी उम्र का ही लड़का था, उसे भी उनके साथ काम में लगा दिया था। तो उनकी जो गति थी कार्य करने की वो बढ़ गई थी, अब वो और अधिक ईंटें बनाने लग गए थे। इससे कारण उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी थी वो भी बढ़ जाती है। जितना हम काम करते हैं उसके बदले में उतना ही मजदूरी उन्हें दी जाती थी। अब कार्य बढ़ गया था और कार्य में कुशलता आ गई थी तो मजदूरी भी है उनकी बढ़ जाती है। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। एक रोज की बात, उसका जो मालिक मुख्तार सिंह था उसकी जगह पर एक दिन उसका बेटा आ जाता है, सूबे सिंह भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे और जो मालिक था मुख्तार सिंह वो कुछ कार्य के दौरान है वो बाहर चले जाते हैं। उनकी गैर हाजिरी में उनका पुत्र सूबे सिंह का रोबदार भट्टे का माहौल ही बदल देता था। अब जो उनका पुत्र आता है सूबे सिंह बड़ा रोबदार, बड़ा रोब झाड़ता था मजदूरों पर, अपनी वोट चलाता था, अपनी शक्ति प्रदर्शन है उन पे करता था। इन दोनों में असगर ठेकेदार बीगी बिल्ली बन जाता था और जो ठेकेदार था असगर वो भी उसके सामने है वो चुप रहता था, बीगी बिल्ली के समान डरा डरा सा रहता था। दफ्तर के बाहर एक अर्जनी की ड्यूटी लग जाती थी जो कुर्सी पर उठो बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वाले पर निगरानी रखता था, उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता था। वो सूबे सिंह जैसे ही आता था तो दफ्तर के बाहर एक आदमी को और बिठा देता था, आने जाने वालों की निगरानी रखता था, किसी को बिना इजाजत अंदर नहीं आने दिया जाता था। एक रोज सूबे सिंह की नजर किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले किसनी और महेश भट्टे पर आए थे, 5-6 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। अब एक रोज सूबे सिंह होता है उसकी नजर जो एक दूसरा एक दंपति होता है उसके 6 महीने पहले जिनकी शादी हुई थी महेश और किसनी और जो महेश थे वो अभी भट्टे पर आए थे, 3 महीने पहले भट्टे पर आए थे। तो सूबे सिंह की नजर है उसकी पत्नी किसने पर पड़ जाती है। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज की गाली मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में रहने लगी तो मजदूरों में कुछ फसाटे शुरू हो गई। अब उसने उसे मजदूर भट्टे से हटाकर किसनी को दफ्तर में कार्य दे दिया था, लेकिन जब शुरू में तो किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे बात जब फैलने लगी कि किसनी है वो तो दफ्तर में कार्य करने लगी है तो लोगों में है वो उनको उनके रिश्ते को लेकर है वो कुछ फसाट है वो होने लगती है। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था, साबुन और उनसे उठते झाग पर उसकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सभी की आंखों में शंकाओं के घेरे काले बादल गिर रहे थे, कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। अब भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को साबुन नसीब ही नहीं होती थी, लेकिन किसने थी जो साबुन से रगड़ के नहा रही थी। उठते हुए झागों को देखकर जो अन्य मजदूर थे उनमें है वो वार्तालाप शुरू हो जाती है, कानाफूसी वो करने लगते हैं और धीरे धीरे कानाफूसी है वो बढ़ने लगती है। महेश सुन सा अलग अलग रहने लगा था। महेश भी ये बात जानता था, लेकिन बेचारा करता क्या, अलग अलग सा रहने लगा था, चुपचाप रहने लगा था, उदास रहने लगा था। सामने रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदायी हो रहा था। सामने रंग की थी, अच्छी हेल्थ में अच्छी थी, वो किसनी का व्यवहार है वो महेश के लिए है वो दुखदायी होता जा रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी, उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर के बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। अब वे जो बातें बनाई जा रही थी कानाफूसी लोगों के द्वारा की जा रही थी, तो कहीं न कहीं उसमें हकीकत है वो देखने को मिलती है, हकीकत है वो सामने आने लगती है। किसने जो श्रम चाहती थी, जो हर समय दफ्तर में घुसी रहती थी, उसकी खिलखिलाने की आवाज़ है वो बाहर तक आती रहती थी। इसको सुन सुनकर
पति है महेश बड़ा ही दुखी रहने लगता है, उदास रहने लगता है और वो उसे कई बार समझाने का प्रयास भी करता है, लेकिन किसनी है उसकी सुनती नहीं है। लेकिन और समझाने का प्रयास भी करता है और वो उसकी सुनती नहीं है। और वो यह भी जानता है कि कृष्ण जिस राह पर चल पड़ी है उस राह से लौट कर आना मुश्किल है। अब आगे क्या होता है, क्या किसनी है उसे समझ आती है या नहीं, या